हिलाना नहीं और उसको, ठीक। ठीक है, आज कौन सा क्लास है? करंट अफेयर का, ठीक। तो करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर का क्लास जो है 2022, ठीक। कहाँ से पढ़ना है हम लोग को? जून मंथ से, ठीक है। इससे पहले का नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब पढ़ना है लेकिन कम पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम लोग कहाँ तक करेंगे? जून मंथ से चालू करेंगे। और जून मंथ से लेकर ना हम लोग को CGPSC का प्री जब तक होगा, कहाँ? फरवरी 2023 तक, ठीक। यहाँ से करंट अफेयर कंटिन्यू करना है और हर सैटरडे आप लोग का क्लास होगा, ठीक, जब तक से पूरा प्री नहीं होगा। प्री तक आओगे ना कि उसके बाद गैप हो जाओगे अभी? तो प्री के एग्ज़ाम तक पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर पढ़ने का भी तरीका होता है कि कैसे पढ़ें करंट अफेयर के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले जो जून मंथ है, ठीक, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय घटनाक्रम। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में देखेंगे, कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं हुई हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। क्या देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके बाद तीसरे नंबर पे देखते हैं, तीसरे नंबर पे आर्थिक जो घटना होगी, ठीक है, इकोनॉमिक से संबंधित। तो आर्थिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। आर्थिक घटनाओं को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खेल कूद, ठीक है। खेल कूद से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। तो खेल कूद से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद पांचवें नंबर पे विज्ञान व प्रौद्योगिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी से संबंधित घटना, ठीक है। कितना टॉपिक हो गया? 5 टॉपिक हुए, ठीक है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी। इसके अलावा हम लोग हल्ला मत करो, चुपचाप आओ, ठीक है। फैन बंद कर दो और AC चालू करो। AC चालू करो। ठीक, अब देखो विज्ञान में क्या है? प्रौद्योगिकी से संबंधित घटना हो गया, ठीक। इसके बाद जो हल्ला नहीं करो, चुपचाप बैठो, ठीक है। वीडियो क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो शांति से बैठो और पंखा बंद कर दो और AC चालू कर दो, तो हल्ला नहीं होगा। विज्ञान व प्रौद्योगिकी का संबंधित जो घटनाओं को पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण घटना, ठीक है, जिसका संबंध हमारे सिलेबस से होगा, जो CGPSC, CG व्यापम, CG पुलिस, हॉस्टल वार्डन, अमीन पटवारी, ठीक, जिसमें भी आए, ठीक, वैसी घटनाओं को भी क्या करना है? पढ़ना है, ठीक। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे क्या? राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये मिटा दूं फिर से? क्या इसको क्यों लिखोगे? ठीक है, लिख लो। अभी तक इतने देर से बैठे हो तुम लोग, आराम से लिख लिए, हो गया, ठीक। अब हम लोग चालू करते हैं पहला टॉपिक, राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। हेडिंग डालोगे, पहला हेडिंग रहेगा राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला हेडिंग रहेगा राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब इस राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला न्यूज है राज्यसभा चुनाव से। पहला क्या है? राज्यसभा चुनाव। तो हेडिंग डालोगे राज्यसभा चुनाव, ठीक। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला हेडिंग क्या रहेगा? ठीक, राज्यसभा चुनाव, ठीक। तो अभी देखो हाल ही में जब जून मंथ में 15 राज्यों के, कितने राज्यों के? 15 राज्यों के 57 रिक्त सीटों के लिए, 15 राज्यों के लिए, ठीक है, 15 राज्यों के 57 रिक्त सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुआ, ठीक है। कितने राज्य थे? 15 राज्यों के 57 सीटों के लिए क्या हुआ है? राज्यसभा चुनाव हुआ है, ठीक। अब ये 57 सीट थी, जिसमें से 40, ठीक, 57 सीटों में 41 सीट, कितनी सीट? 41 सीट, ठीक। इसका जो चुनाव हुआ ना, निर्विरोध रूप से हुआ है, मतलब इसमें जो सदस्य चुने गए उसके लिए चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो बची हुई सीट थी 57 में, कितना बचेगा? 16 सीट बचेगा ना, ठीक है। तो 16 सीटों के लिए चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए चुनाव की
आवश्यकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। 16 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ था, अब ये जो 16 सीटों के लिए चुनाव हुआ ये कितने राज्यों में हुआ, तो ऐसे 4 राज्य थे, ठीक है, क्लियर है। 16 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, वो कितने राज्यों में हुआ, 4 राज्यों में। तो 4 राज्य कौन कौन से थे, ठीक है, तो इसमें देखो 4 राज्य में सबसे पहले एक राज्य था हरियाणा, ठीक है, पहला कौन सा राज्य हुआ, हरियाणा के बाद आएगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आएगा महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य है, राजस्थान, ठीक है, कौन सा राज्य है, राजस्थान। तो देखो यहां से, है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, राज्यसभा चुनाव। मैं इसमें बताया हूं कि 15 राज्यों के 57 सीटें क्या हुई थी, राज्यसभा की रिक्त हुई थी, जिसमें 41 सीटों का चुनाव निर्विरोध रूप से हुआ है, ठीक है, जिसमें चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन 16 सीटों के लिए चुनाव की आवश्यकता पड़ी, और जहां 16 सीट थी वो कितने राज्यों से थी, 4 राज्यों से, जिसमें हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। समझ में आ रहा है। अब इसी बीच, ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ की भी 2 सीट रिक्त हुई थी, याद है ना, छत्तीसगढ़ से 2 सीट रिक्त हुई थी राज्यसभा की, ठीक है, तो राज्यसभा के लिए 2 सीट रिक्त हुई थी, उस सीट में, ठीक, कौन कौन चुने गए हैं राज्यसभा में, तो पहले कौन थे, राजीव शुक्ला, क्या नाम था, ठीक, राजीव शुक्ला चुने गए। अब ये राजीव शुक्ला कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से, ठीक है, कहाँ से करते हैं, यूपी से, ठीक, और इनके बारे में क्या पता है हम लोग कि ये आईपीएल के क्या है, आईपीएल के अध्यक्ष के पद में भी रह चुके थे, ठीक है, इसके अलावा ये बीसीसीआई के क्या रह चुके थे, उपाध्यक्ष के पद में भी थे, ठीक है, तो आईपीएल के चेयरमैन भी रह चुके थे और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, उसमें नहीं आ रहे, ठीक, ऊपर कर दूंगा अभी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट थी वो कौन थी, रंजीत रंजन, रंजीत रंजन, कहाँ तक दिख रहा है यार, यहाँ तक बस दिख रहा है, ठीक, तो जो रंजीत रंजन थी, ठीक, ये रंजीत रंजन कहाँ से बिलोंग करती है, बिहार से, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, बिहार से, और इनके बारे में ये कि 3 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी, कितने बार, 3 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी है, ठीक। अब देखो ये लोग का दूसरे स्टेट से हैं, ठीक, फिर भी राज्यों का राज्यसभा में क्या है, छत्तीसगढ़ से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक, समझ में आया, ठीक। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें हुआ क्या था, ठीक। तो सबसे पहली बात तो देखो भारतीय संविधान में 79 आर्टिकल 79 में क्या चीज बताया गया है कि संसद की परिभाषा है कि नहीं, आर्टिकल 79 में क्या है, ठीक, संसद की परिभाषा है, ठीक। फिर आर्टिकल 80 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है कि नहीं इसमें, ठीक, पढ़े हो ना संविधान में। तो राज्यसभा के गठन का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 80 में, ठीक। ये राज्यसभा ब्रिटेन में क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटेन और अमेरिका में कहाँ से लिया जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, और सीनेट कहाँ का, अमेरिका, ठीक है, क्लियर है। इसे भारत का उच्च सदन बोलते हैं, पता है ना ये, ठीक है, उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 80 में है, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक, आर्टिकल 80 में है और आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा, तो लोकसभा, ठीक, से पहले है, ठीक, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, उच्च सदन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये जो राज्यसभा है इसका पहली बार कब गठन हुआ था, ठीक, राज्यसभा का पहली बार कब हुआ गठन, ये मिटा दूं, हो गया ना। तो राज्यसभा का पहली बार कब हुआ गठन, कब हुआ, 1900, ठीक है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, पहली बार गठन कब हुआ, 1952 में, डेट याद है किसी को, 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को क्या हुआ, इसका गठन हुआ है, ठीक है। और इसकी पहली बैठक कब हुई, ठीक, पक्का ना। तो पहली बैठक कब हुई थी, 17 मई 1952 को, ठीक है, ये चीज याद रखना। यूपीपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ, ठीक, तो 1952 में हुआ है, ठीक। अब देखो राज्यसभा के बारे में और क्या जानते हैं कि राज्यसभा कैसा सदन है, एक स्थायी सदन है, ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन है और इसके जो सदस्य हैं, इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष में, कब, प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। कितने सदस्य होते हैं सेवानिवृत्त, प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, 1/3 सदस्य क्या होते हैं इसमें सेवानिवृत्त होते हैं।
समझ में आ रहा है? अब जो सदस्य चुने जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में जो सदस्य चुने जाते हैं, उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। समझ में आ रहा है ना ये? ठीक, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। पास तो नहीं हो रहे? ठीक, ये सब तो पता है संविधान में सबको। ठीक, और क्या है इसके बारे में कि जो राज्यसभा है, ठीक, उसका सभापति कौन होता है? ठीक है, हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? इसके पदेन सभापति होते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। ठीक, और क्या छूटा इसमें? हाँ, निवास संबंधी। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो यूपी से चुने गए कौन? राजीव शुक्ला, और बिहार से चुनेगी कौन? रंजीत रंजन। ठीक, तो जब एक लोक प्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम, ठीक, कौन सा है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 2003 पारित किया गया था। ठीक है, जिसमें राज्यसभा की निवास संबंधी बाध्यता को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया। 2003 से पहले ये प्रोसेस था कि राज्यसभा का जो सदस्य चुना जाएगा उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, बट 2003 के बाद इसको हटा दिया गया और बोल दिया गया कि जो राज्यसभा में जो सदस्य जाएगा, ठीक है, वो किसी भी राज्य, समझ, जो व्यक्ति जा रहा है वो किसी भी राज्य की मतदाता सूची में क्या होगा? ठीक, उसका नाम पंजीकृत मतदाता में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक, हाँ, और क्या बताया गया कि इसमें जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें जो सदस्यों का चुनाव होगा वो कहाँ बताया गया? आर्टिकल 80(4) में बताया गया है कि सदस्यों का चुनाव, ठीक, किस विधि से होगा? तो सदस्यों के निर्वाचन संबंधी, सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान कहाँ बताया गया है? 80(4) में। ठीक, अब क्या बताया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक, किस आधार पर होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कौन सी विधि से होगा? एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर। ठीक है, आधार पर। और कौन चुनेगा इसको? चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? हाँ, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, है ना? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो आर्टिकल 80(4) में बताया कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? उसके लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर। ये वही प्रोसेस है जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ठीक, कौन चुनता है राज्यसभा के सदस्यों को? ठीक, क्योंकि राज्यसभा क्या है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ना। ठीक है, राज्यों का सदन है। ठीक, क्लियर है? तो इसमें चुनता कौन है? राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। समझ में आ रहा है? चुनाव होता है, कहाँ कहाँ से चुनाव होता है? ठीक, एक राज्य शामिल होते हैं, ठीक, और संघ राज्य क्षेत्रों से। कहाँ से? संघ राज्य क्षेत्रों से। क्लियर है? पहले संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में क्या किया गया है? 7वें संविधान संशोधन, ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, कौन कौन से, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं? ठीक है, कहाँ कहाँ से? एक तो पांडिचेरी, है ना, पांडिचेरी से चुने जाते हैं, और दिल्ली से, और कहाँ से? तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो पांडिचेरी से कितने? एक, दिल्ली से कितने, और जम्मू कश्मीर से कितने? क्लियर है? ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, राज्यसभा के जो सदस्यों का कितने हैं राज्यसभा में टोटल मेंबर? ठीक है, मूल संविधान में कितना बताया गया? 250। अब इस 250 में 238, ठीक, जिसका क्या होगा? ठीक है, चुनाव होगा। और 12 सदस्यों का क्या होगा? इस 12 सदस्य को क्या होते हैं? मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। अब नॉमिनेट कौन करता है इसको? ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति किसे करते हैं? ठीक, तो किसे करते हैं इसको? तो किसको करते हैं? जिसको साहित्य, कला और विज्ञान, और क्या है? खेल वेल नहीं शामिल है। ठीक है, क्या है? हाँ, सामाजिक कार्यों के लिए। ठीक, ठीक है बेटा, जो सचिन तेंदुलकर, ठीक है, राज्यसभा का जो बना ना सदस्य, ठीक, वो खेल के नहीं बने, बल्कि अपनी कलात्मक प्रतिभा के कारण बने। समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत ही ज़्यादा कलात्मक खेलते हैं, इसलिए उनको राज्यसभा का क्या बनाया गया? मेंबर बनाया गया। ठीक, तो खेल नहीं है ऑप्शन में, मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन में खेल भी दिखेगा बट खेल शामिल नहीं है। कौन होगा? साहित्य, ठीक है,
क्या बताया हूँ मैं, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा क्षेत्र में या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में क्या हो, जुड़े हैं। समझ में आ रहा है? तो 4 चीज़ों को याद रखोगे, आ गया समझ में? ठीक, वो उसमें आएगा दूसरे वाले, ठीक है। इसमें केवल 4 याद रखोगे, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक आंदोलन। अब क्या बचा देखो, ठीक। अभी वर्तमान में कितने सीट हैं? वर्तमान में 233, ठीक है। और कितने हैं? 12, टोटल कितना है? 245 सीट, ठीक है। हो गया। अब राज्यसभा से संबंधित इतना ही पढ़ना है हमको, ठीक है। और राज्यसभा आप लोग कहाँ पढ़ोगे? आप पूरा जाके, ठीक, अपने संविधान का कॉपी फिर से पढ़ना है, ठीक। जो आप लोग पढ़े हैं कोई भी बुक पढ़ सकते हो, बट राज्यसभा से श्योरिटी है कि बहुत सारे मतलब है ना 190% श्योर है कि कोई ना कोई एग्जाम अभी जब भी होगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो राज्यसभा से एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, ठीक है। अभी हाल ही में कोई भी एग्जाम हो जाए तो, ठीक हो गया। ये मिटा रहा हूँ ना मैं। इसके बाद जो दूसरा न्यूज़ है, ये मिटा रहा हूँ सब, ठीक। दूसरा नंबर का जो न्यूज़ है वो है, ठीक, GSET 24, GSET 24, ठीक है। GSET 24 क्या है? तो यह इसरो का एक संचार उपग्रह है, ये याद रखें, ठीक। GSET 24 क्या है? तो इसरो का क्या है ये, ठीक है। एक क्या है ये? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एक संचार उपग्रह है, हुआ यहाँ तक, ठीक। अब इसे, इस उपग्रह को इसे यूरोपीय स्पेस कंपनी के रॉकेट का नाम था एरियन 5। क्या नाम है? एरियन 5, ठीक है। यूरोपीय स्पेस कंपनी के रॉकेट एरियन 5 BA-257, पूरा नाम है उसका BA-257 के द्वारा, ठीक है, के द्वारा क्या किया गया है? भेजा गया है, ठीक है। यहाँ तक GSET 24 क्या है पूछेगा तो एक संचार उपग्रह किसका है? इसरो का है। इसे यूरोपीय स्पेस कंपनी के रॉकेट कौन सा है? ठीक, एरियन 5 BA-257 के जरिए क्या किया? प्रक्षेपित किया गया या फिर इसे भेजा गया है, ठीक है। अब ये कहाँ से भेजा गया है? ठीक, तो कहाँ से भेजा गया है? कोरो स्थित जगह का क्या नाम है? कोरो स्थित दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना स्पेस सेंटर से भेजा गया है, ठीक। कोरो स्थित दक्षिण अमेरिका, देखियो ना दक्षिण अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के नीचे बताया था मैं दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। वहीं पे ठीक एक जगह है क्या? फ्रेंच गुयाना, ठीक है। यहीं पे स्थित है क्या? कोरो। समझ में आ रहा है? ये है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, बट ये फ्रांसीसी उपनिवेश है। क्लियर है? फ्रांस का क्या ये उपनिवेश है। समझ में आ रहा है? तो आगे इसमें देखते हैं, ठीक। इसको लॉन्च कब किया गया? तो इसका डेट याद रखोगे, 22 जुलाई। कब किया गया है? नहीं सॉरी, 22 जून 2022 को कब किया गया इसका प्रक्षेपण? ठीक, 22 जून 2022, ठीक है। यहाँ तक अब इसमें देखते हैं कि जो संचार उपग्रह है कौन सा? GSET 24। 3 बातें याद रखोगे इसमें, ठीक, कि इसका वजन कितना है? तो इसका वजन है 4180 kg का। कितना? 4180 kg क्या है इसका वजन है, ठीक है। पूछेगा ना कितना वजन है, तो 4180 kg का इसका वजन है, ठीक। और क्या बताया गया कि इसमें जो है 24 KU बैंड के क्या लगे हुए हैं? ट्रांसपोंडर लगे हुए हैं। क्लियर है? 24 KU बैंड के क्या लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसपोंडर क्या होता है? ये ट्रांसपोंडर जो होता है, ट्रांसपोंडर, ठीक, रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। समझ में? सिग्नल यहाँ से दोगे, फिर वही सिग्नल क्या होगा? आपको वहाँ से प्राप्त होगा, ठीक। ट्रांसपोंडर का काम वही है। क्लियर है? तो ये बस याद रखोगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो ये एक संस्था है NSIL, कौन सी संस्था है? ठीक है,
NSIL, इसका पूरा नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो संचार उपग्रह का वजन कितना बताया मैं? 4180 kg। इस पर 24 KU बैंड का क्या लगा हुआ है? ट्रांसपोंडर लगा हुआ है। और NSIL, ठीक है, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी, ठीक, इंडिया लिमिटेड, इसी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अब ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो ये ना पूर्णतः क्या है? पूर्णतः सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है। स्वामित्व वाली क्या है? कंपनी। अब देखो NSIL, क्या बोला मैं? NSIL। अब इस NSIL ने इस उपग्रह को, ठीक है, अभी यहाँ आगे देखते हैं। ठीक है, NSIL क्या है, मैं इसको और डिटेल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी बस याद रखो कि जो NSIL है, ठीक, ये क्या किया है? इस उपग्रह को शुरू किया है। और NSIL ने इस उपग्रह को, NSIL ने 15 वर्षों के लिए टाटा, ठीक, क्या नाम था? टाटा प्ले, ठीक है, टाटा प्ले को लीज पर दे दिया है। कितने वर्षों के लिए? टाटा प्ले पता है कौन है? हाँ, टाटा स्काई सुने थे नाम? ठीक है, वही टाटा स्काई का नाम क्या हो गया? टाटा प्ले। समझ में आ रहा है? ठीक, डायरेक्ट टू होम सर्विस, ठीक, टाटा स्काई, उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? ठीक, ये टाटा सन्स की कंपनी है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या किया है? NSIL ने इसको 15 वर्षों के लिए टाटा प्ले को क्या कर दिया है? लीज पर दे दिया। कौन से उपग्रह को? GSAT-20, GSAT-24 है ना? ठीक, 29 नहीं है ये, ठीक, GSAT-24। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें देखो एक बात और ये है कि इस उपग्रह के साथ मलेशिया का भी एक उपग्रह भेजा गया है। कहाँ का उपग्रह भेजे हैं? ठीक है, तो इसी के साथ मलेशिया का एक उपग्रह भेजा गया। इसी के साथ मलेशिया का भी एक उपग्रह भेजा है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है MEA, क्या नाम है? MEA, ठीक है, SAT-2D। क्या नाम बताया? MEA SAT-2D। ये मलेशिया का एक उपग्रह है, जिसको किसके साथ भेजा गया है? GSAT-24 के साथ भेजा गया है। ठीक है, ये भी कैसा उपग्रह है? MEA SAT-2D। ये भी क्या है? एक संचार उपग्रह का क्या किया गया है? प्रक्षेपण किया गया। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब संचार उपग्रह है तो उसको कहाँ भेजा जाता है? ठीक है, संचार उपग्रह को कहाँ भेजा जाता है? ठीक, कौन से ऑर्बिट में भेजेंगे? जियो सिंक्रोनस। ठीक है, नहीं दिख रहा है इसमें? उसमें नहीं आ रहा। ठीक, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इधर आ रहा है? ठीक, चलो ठीक है, इधर कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ आ रहा है ना? ठीक है, तो इसको कहाँ भेजते हैं? संचार उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ करते हैं? तो संचार उपग्रह को, ठीक, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में क्या करते हैं? प्रक्षेपित करते हैं। ठीक है, क्लियर है? जियो सिंक्रोनस लिखोगे। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक, जो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होगा? पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होगा? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जो संचार उपग्रह वो कहाँ स्थापित होते हैं? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर। तो पूछता है कि संचार उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होते हैं, तो आपको आंसर क्या करना है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की सतह से कितना? 36,000 किलोमीटर। ये याद रहेगा? ठीक, तो हम लोग को GSAT-24 के बारे में इतना पढ़ना है। ठीक, कि वजन कितना है? 4180 kg का है। इसके अलावा इसमें 24 KU बैंड का क्या लगा है? ट्रांसपोंडर लगा है। उसके बाद बताया कि NSIL द्वारा इसको टाटा प्ले को 15 वर्षों के लिए लीज पर दे दिए। ठीक, इसके अलावा इसमें इसके साथ मलेशिया का एक उपग्रह भी भेजा गया है, जिसका क्या नाम है? MEA SAT-2D। ठीक, अलग से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजते हैं, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक, इतना याद रहेगा? कब भेजा है? डेट याद रहेगा? कब भेजे हैं?
22 जून 2022। ठीक, ये तो संचार उपग्रह अभी अभी भेजा गया। इससे पहले और कौन सा संचार उपग्रह गया था उसका भी डेट पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट क्या होता है इसमें ना, आजकल डेट पूछता है व्यापम के एग्जाम में, कब प्रक्षेपित किया करके डेट पूछ देता है। कई तो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा है। ठीक है, तो डेट को याद रखोगे, कब हुआ था, 22 जून, ठीक है, 2022। ठीक, इससे पहले भी एक संचार उपग्रह भेजा गया, जीसैट, उसका नाम था जीसैट 30, सॉरी 12 नहीं, क्या नाम है उसका, जीसैट 30, है ना। इससे पहले कौन सा संचार उपग्रह भेजा गया था, तो उसका नाम था जीसैट 30। ठीक, इसको कब भेजा गया था, तो इसको भेजा गया था 17 जनवरी 2020 को। कब भेजा गया था, 17 जनवरी 2020। ठीक है, जीसैट 30 उपग्रह, ठीक है, कब भेजा गया, याद रहेगा 17 जनवरी 2020 को। ये भी कैसा उपग्रह है, ये भी क्या है, एक संचार उपग्रह है। ठीक, इसको भी कहां से भेजा गया था, एरियन स्पेस कंपनी के रॉकेट। ठीक है, एरियन स्पेस कंपनी के रॉकेट एरियन 5 के माध्यम से क्या किया गया था, भेजा गया था। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, कि जीसैट 30 को कब भेजा गया, ठीक, तो जीसैट 30 भेजा गया 17 जनवरी 2020 को। ठीक, किसके माध्यम से भेजे हैं, एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से। समझ में आ रहा है, सब लोग नया कॉपी बनाना ना। ठीक, कंटिन्यू चलेगा और इतने अच्छे से चलेगा, आपको जीएस को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक, तो जीएस भी यहाँ कवर अप हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ हो गया सबका। ठीक, इसके बाद एक और रॉकेट भेजा गया था जिसका नाम था CMS-01। ठीक है, क्या नाम था उसका, ठीक, जिसका नाम था CMS-01। ठीक, CMS-01 ये भी कैसा था, एक संचार उपग्रह। ठीक, कैसा उपग्रह था ये, संचार उपग्रह था CMS-01। ठीक, इस उपग्रह को एक और नाम से जानते हैं, जीसैट 12A। क्या नाम से जानते हैं इसको, ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि CMS-01 का उपग्रह का अन्य क्या नाम है, तो जीसैट 12A हो गया। जीसैट 12A इसका नाम है। ठीक, इसका जब प्रक्षेपण कब किया गया, तो इसका भी डेट याद रखोगे, 17 दिसंबर 2020 को। कब किया गया, 17 दिसंबर 2020। मैंने 3 बताया कि जीसैट 24 कब हुआ, 22 जून 2020 को, फिर जीसैट 13 कब हुआ, 17 जनवरी 2020 को, और CMS-01 कब हुआ, 17 दिसंबर। ठीक, अब इसको कहाँ भेजा गया था, तो इसको भेजा गया था श्रीहरिकोटा। सुनियो नाम, ठीक, श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा के कौन से केंद्र से भेजोगे, सतीश धवन केंद्र। समझ में आ रहा है, सतीश धवन केंद्र से, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या यूज किया गया था, तो PSLV C50। ठीक है, कौन से यान से भेजे थे, तो याद रखना क्या, PSLV C50 के माध्यम से क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, PSLV C50, ठीक है, C50। समझ में आ रहा है, तो PSLV का फुल फॉर्म पता है क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझ में आ रहा है, जो सैटेलाइट को क्या करते हैं, ले जाते हैं। समझ में आ रहा है, पहले SLV आया, फिर PSLV आया, फिर GSLV आया, अब GSLV में बहुत सारे संस्करण चल रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो एक आध दिन हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल क्लास किसको ले लेंगे, अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल वाला। समझ में आ रहा है, तो पूरा कवर अप हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक, याद रहेगा डेट, ये हो गया हमारा। ठीक, जो संचार उपग्रह गया था अभी हाल ही में, उसका सबका डेट को पढ़ना है। ठीक, अब कौन सा टॉपिक बचा है, ठीक, अब बचा है डिफेंस। डिफेंस में क्या है, मिसाइल। ठीक, अब हेडिंग डालोगे डिफेंस। डिफेंस में है प्रतिरक्षा। ठीक, डिफेंस का मतलब क्या है, प्रतिरक्षा। ठीक, इसमें हम लोग को पढ़ना है, अभी कई ठो मिसाइल का क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। समझ में आ रहा है, तो कौन कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई है उसके बारे में पढ़ना है। तो प्रतिरक्षा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, मिसाइल के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कौन कौन सी मिसाइल है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। ठीक है, ठीक, इससे पहले देखो, इसके पहले ये जानना जरूरी कि मिसाइल कितने टाइप की होती है ना। इसको पढ़ना, इसको पढ़े बिना समझ में नहीं आएगा।
ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि मिसाइल कितने टाइप की होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो मिसाइल होती है वो होती है क्रूज मिसाइल। कौन सी मिसाइल? क्रूज मिसाइल। ठीक है, कौन सी मिसाइल है ये? क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल। अब क्या होता है क्रूज मिसाइल? ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखो, देखो एक तो क्रूज मिसाइल होगा और एक कौन सा मिसाइल होता है? बैलिस्टिकल मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल और एक क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, दो मिसाइल याद रखोगे कि पहला नाम क्या बताया मैंने? क्रूज मिसाइल, और दूसरा क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो क्रूज मिसाइल होता है ना, इसका रेंज क्या होता है? कम होता है। रेंज इसका क्या होता है? कम होता है। ठीक, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट भी क्या होती है? कम होती है। ठीक, रेंज कम होगा, हाइट कम होगा, और इस मिसाइल के जो पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है, जितने पार्ट्स लगे होते हैं वो अलग अलग क्या होते हैं? नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसका रेंज क्या होगा? कम होगा, हाइट कम होगी, और इसमें जो पार्ट्स लगे होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, जबकि बैलिस्टिकल मिसाइल में क्या होता है? ठीक है, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो बैलिस्टिकल मिसाइल में क्या होगा? इसका रेंज क्या होगा? अधिक होगा, और इसका हाइट भी क्या होगा? अधिक होगा, और इस मिसाइल के जो पार्ट्स हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, पार्ट्स क्या हो जाते हैं? अलग अलग। ठीक है, इस मिसाइल के पार्ट्स क्या हो जाते हैं? एसी मत बंद करना भाई, ठीक, गर्मी मेरे को लगता है बहुत। ठीक, पार्ट्स क्या हो जाते हैं? अलग अलग। ठीक है, अब ये जो मिसाइल होते हैं, कौन से मिसाइल? ठीक, क्रूज मिसाइल जो होते हैं ना, ये इसको बोलते हैं टैक्टिकल मिसाइल। क्या बोलते हैं इसको? इसको टैक्टिकल मिसाइल भी बोलते हैं, टैक्टिकल। ठीक है, क्या लिखोगे? टैक्टिकल मिसाइल। समझ में आ रहा है? टैक्टिकल मिसाइल वे होते हैं, अगर इस मिसाइल से हम किसी पर हमला करते हैं ना तो उसको थोड़ा बहुत क्षति होता है। समझ में आ रहा है ना? पूरी तरह से बर्बाद वो क्षेत्र नहीं होगा। क्लियर है? इसको युद्ध के समय यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? टैक्टिकल मिसाइल को कहाँ यूज करते हैं? युद्ध के समय। थोड़ा बहुत हमला करना है, किसी को थोड़ा बहुत क्षति पहुंचाना है, तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, टैक्टिकल। तो क्रूज मिसाइल कैसा होता है? समझ में आ रहा है ना? कैसा होता है ये? टैक्टिकल मिसाइल। ठीक, और ये कैसा मिसाइल होता है? इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिकल मिसाइल। ठीक, कैसा मिसाइल होता है ये? स्ट्रेटजिकल। ठीक है, स्ट्रेटजिकल मिसाइल होता है। ठीक, मतलब इसमें क्या कर दिए आप? एक बार हमला कर दिए किसी पर, ठीक है, तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा, और उसको वापस बनाना क्या है? पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे जापान में देखिए नागासाकी का है ना, वहां जब हमला हुआ था तो उसको पुनर्निर्माण करना बहुत ही पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो एक टैक्टिकल होगा और एक स्ट्रेटजिकल होगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो, ये जो क्रूज मिसाइल है, इधर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर है? अब इस क्रूज मिसाइल क्या है? ये ऐसे बना लेते हैं। ठीक, एक डायग्राम। इस क्रूज मिसाइल जो है ये सतह से जाता है, ऐसे जाएगा। ठीक है, कहाँ जाता है? ऐसे बनाओ, सर्पिलाकार मार्ग बनाओ, ऐसे जाएगा। ठीक, क्या बताया मैंने? सतह के समीप से क्या करेगा? ये गति करता है। ठीक, क्या बोला मैं इसको? सतह के समीप से क्या करेगा? गति करता है। सतह के समीप से गति करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इस मिसाइल को ले जाने के लिए ईंधन की कम आवश्यकता पड़ती है एज कम्पेयर टू बैलिस्टिकल मिसाइल। ठीक, और इस मिसाइल के बारे में ये है कि ये जो अपने साथ ना, ठीक, किसी भी प्रकार का सिलेंडर लेके नहीं चलता है। ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं ना, ठीक है, इसमें नहीं पड़ती आवश्यकता। ये वायुमंडल से क्या करता है? ठीक, वायुमंडल से ऑक्सीजन की क्या करता है? प्राप्ति करता है। ठीक, और वायुमंडल में ही क्या होता है? ये उड़ता रहता है। समझ में आ रहा है? जबकि बैलिस्टिकल मिसाइल क्या होता है? वायुमंडल से निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, जहां पे उसको क्या पड़ती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता। इसलिए वो मिसाइल अपने साथ सिलेंडर लेके भी जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, अब इसमें देखो, ये जो मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है? ये क्रूज मिसाइल। तो क्रूज जो मिसाइल होती है ये सर्पिलाकार मार्ग में चलती है। कौन से मार्ग में? सर्पिलाकार मार्ग में चलती है। आ रहा है समझ? ठीक, ये कैसे मार्ग में चलती है? सर्पिलाकार मार्ग में। ठीक, इस मिसाइल को छोड़ने के बाद, समझ में आ रहा है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक, कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस मिसाइल को छोड़ने के बाद ये लक्ष्य को ढूंढने में क्या होता है?
सक्षम होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका कंट्रोल क्या होगा, नियंत्रण मोड के पास होगा। समझ में, कंट्रोल करते हैं ना, ठीक, कंट्रोल रूम के पास इसका नियंत्रण होता है। किसका? क्रूज मिसाइल। समझ में आ रहा है? ठीक, एक बार छोड़ने के बाद ठीक अपने लक्ष्य को ढूंढने में सक्षम है। कौन? क्रूज मिसाइल, क्योंकि इसका नियंत्रण किसके पास होता है? कंट्रोल रूम के पास। आगे समझ में? ठीक, तो नोट करके वहीं लिख लेना। ठीक है, क्या लिखोगे? वहीं लिखो आगे। ठीक है, कि इस मिसाइल को छोड़ने के बाद भी, आगे लिखो क्रूज मिसाइल में। ठीक है, इस मिसाइल को छोड़ने के बाद भी, इस मिसाइल को छोड़ने के बाद भी लक्ष्य को ढूंढने की क्षमता होती है। इस मिसाइल को छोड़ने के बाद भी लक्ष्य को ढूंढने की क्षमता होती है, क्योंकि इसका नियंत्रण कंट्रोल रूम के पास होता है। ठीक है, क्योंकि इसका नियंत्रण क्या होगा? कंट्रोल रूम के पास होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हो गया, ये क्रूज मिसाइल खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? बैलिस्टिकल मिसाइल। ठीक, अब देखो बैलिस्टिकल मिसाइल, इसमें क्या बताया मैंने? इसका रेंज कम होगा, हाइट कम होगा, और ये किस टाइप के होते हैं, इसका पार्ट क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसके लिए क्या है, ये मिटा दूंगा पूरा। अब जो ये बैलिस्टिकल मिसाइल है ना, ये जो बैलिस्टिकल मिसाइल है, इसके लिए ये डायग्राम बनाओगे इस टाइप से। यहाँ पे जब मान लो हमारा कोई क्या है, दुश्मन है, ठीक है, वहाँ पे जाकर क्या करेंगे? सीधा जाके गिरेगा। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि ये पूर्व निर्धारित किए गए लक्ष्य पर प्रहार करता है। लक्ष्य पर प्रहार करता है। कौन सा मिसाइल? बैलिस्टिकल मिसाइल। ठीक है, पूर्व निर्धारित किए गए लक्ष्य पर क्या करता है? प्रहार करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, ठीक, आगे लिखो इसी में, कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के, ठीक, आगे लिखोगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से कहाँ आएगा? सतह की ओर आता है। ठीक है, सतह की ओर आता है। समझ में आ रहा है? ठीक, अब इसमें क्या करते हैं? पहले से टारगेट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, कि कहां पे जाकर वहीं पे जाएगा, डायरेक्ट जहां पे टारगेट फिक्स करोगे वहीं पे जाके गिरेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये वाली जो रॉकेट है, ये किस सिद्धांत पर काम करती है? प्रक्षेप गति के सिद्धांत पर। किसमें काम करती है? नहीं, हाँ ठीक है, ठीक, नहीं इसको छोड़ दूं। ठीक है, क्या बोला था मैं? हाँ, कि पूर्व निर्धारित किए गए लक्ष्य पर क्या करता है? ये प्रहार करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर। ठीक, पहले इसको भेजेंगे, फिर वायुमंडल से कहाँ चलेगा? अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से फिर क्या होता है? वहां से फिर वायुमंडल में आता है। समझ में आ रहा है? ठीक, टारगेट को खोजेगा, पहले जाएगा, वहां से खोज के फिर क्या करता है? सीधा जाकर क्या करता है? वहीं पे गिरेगा। ठीक, इसलिए इसको दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ। ठीक है, वाली मिसाइल भी कहते हैं। मतलब एक बार अगर आप छोड़ दिए, ठीक है, तो उसके बाद कोई भी नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको फायर एंड फॉरगेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायर एंड फॉरगेट। ठीक, तो बैलिस्टिकल मिसाइल किस में काम करता है ये? ठीक, समझ में आ रहा है? दागो और भूल जाओ, कि एक बार टारगेट आप फिक्स कर दियो तो ये, ठीक, एक क्या बोलते हैं इसको? परवलयाकार मार्ग। ठीक, प्रक्षेप गति। ठीक है ना, उस सिद्धांत पर काम करता है कि इस टाइप से जाएगा और वहीं पे जाकर क्या है? दुश्मन का जो भी इलाका होगा वहां पे गिरेगा और पूरी तरह से क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक, फिर उस एरिया का पुनर्निर्माण करना पॉसिबल नहीं है, जल्दी नहीं हो सकता, बहुत जल्दी रिकवर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो क्रूज मिसाइल को युद्ध के समय यूज करते हैं, पूरी तरह से किसी को निपटाना है। समझ में आ रहा है? वापस ही ना आए हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? बैलिस्टिकल मिसाइल। ठीक, तो समझ में आ गया? तो दो टाइप के मिसाइल पढ़े हम लोग। कौन कौन सा मिसाइल पढ़े हैं? क्रूज मिसाइल पढ़े हैं और बैलिस्टिकल मिसाइल पढ़े हैं। अब जो, ठीक, अब ये तो हो गया दो मिसाइल। इसके बाद जो भारत सरकार की पॉलिसी क्या थी मिसाइल के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भारत सरकार ने मिसाइल के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, मतलब, ठीक है, और मिसाइल के निर्माण कार्य के लिए एक प्रोग्राम डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम बनाए थे? तो एक प्रोग्राम बनाए भारत सरकार ने, IGM, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, IGMDP। ठीक, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा ये प्रोग्राम चालू किया गया। ठीक, फुल फॉर्म क्या है? तो लिख लो इसको। क्या लिखोगे? इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आया समझ में यहां तक? अब इस प्रोग्राम को चालू, मतलब इस IGMP-MDP को चालू करने के लिए मतलब जरूरत क्यों पड़ी सरकार को, ठीक है। ऐसा क्या कारण था कि आवश्यकता पड़ी, ठीक है। इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो इसको चालू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। इतना जाके पढ़ोगे करंट अफेयर में तब आपका बेस क्लियर होगा, और जब आपसे पेपर बनेगा और आपको न्यूज़पेपर भी समझ में आएगा और मैगजीन भी समझ में आएगा। समझ में आया? नहीं तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ोगे कुछ याद नहीं होगा, ठीक। कहाँ से क्या आया है, तो जब पता होगा बेसिक जब तो जाके बनेगा, ठीक। तो इतना आपको पढ़ना ही है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो प्रारंभ में क्या हुआ था, भारत सरकार ने 2 परियोजनाओं पर काम कर रही थी, ठीक है। और दोनों क्या हो गई बात है ना, असफल हो गई, ठीक। जिनमें से पहला प्रोग्राम था वैलिएंट, क्या नाम बताया मैंने, ठीक, वैलिएंट, ठीक है। पहला प्रोग्राम का नाम था वैलिएंट, ठीक है। पहले प्रोग्राम का क्या नाम था, वैलिएंट। अब ये वैलिएंट प्रोग्राम क्या था, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में क्या करना था, ठीक, आक्रमण करने वाली मिसाइल बनाना था। समझ में आ रहा है? इतनी मतलब समझ पावरफुल मिसाइल बनाना था कि एक महाद्वीप से कहां पहुंच जाए वो दूसरे महाद्वीप। समझ में आ रहा है? तो लिखो इसमें कि वैलिएंट क्या था, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने के लिए क्या बनाना था इसमें, ठीक, मिसाइल का निर्माण करना था। समझ में आ रहा है? तो इसमें लिखो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमला करने वाली क्या बनाना था इसमें, मिसाइल बनाना था, ठीक है। लेकिन निवेश संबंधी मामलों के चलते, मतलब निवेश की कमी और सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया, ठीक है। पैसे का भी सरकार के क्या कम था, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये योजना क्या हो गई, असफल हो गई। ज्यादा निवेश नहीं होने के कारण योजना क्या हो गई, उनका असफल हो गई। इसके बाद फिर एक योजना चालू की गई, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेविल। क्या नाम दिया गया, ठीक, ये डेविल योजना चालू हुई, ठीक है। तो डेविल योजना जो है इसमें मिसाइल की रेंज, ठीक है, क्या करना था इसमें, डेविल योजना में क्या करना था, मिसाइल को रेंज को बढ़ाना था, ठीक है। मिसाइल की रेंज को, ठीक, बढ़ाने के लिए प्राथमिकता देना था, बढ़ाने हेतु प्राथमिकता देना था, ठीक है। क्लियर है? अब इसी डेविल योजना में क्या हुआ है कि इसी योजना में हम लोग ना कम दूरी का, इसी योजना के तहत कम दूरी का सतह से हवा में मार करने वाली, ठीक, क्या बोला मैं, कम दूरी का सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ठीक, सतह से हवा में मार करने वाली क्या है, मिसाइल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज, लिखो इसको, ठीक, क्या नाम बताया मैंने, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक, क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, डेविल। क्लियर है? क्या बताया मैंने, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं SRSM। क्या नाम से जानते हैं और इसको, SRSM, ठीक है। कभी भी लिखा होगा ना SRSM तो समझ जाना वो क्या बोल रहा है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। आया समझ में? इस टाइप की मिसाइल का क्या किया गया, विकास किया गया डेविल परियोजना में, ठीक है। क्लियर है? लेकिन है ना, इसमें क्या हुआ है, हो गया, आगे बढ़ूं। तो डेविल में क्या किया गया, फिर इसको जब ये मिसाइल को बनाना था ना, ठीक, तो हम लोग ना रूस से एक मिसाइल खरीदे। रूस से क्या किए, रूस से S2 नामक एक मिसाइल खरीदे थे, ठीक है, S2 नामक मिसाइल खरीदे, ठीक है। अब इस रूस से एक मिसाइल खरीद लिए, फिर उस मिसाइल को क्या किया, पूरा खोले, ठीक, कि उसका पार्ट्स कैसे कैसे काम करता है। समझ में आ रहा है? तो
तो S2 मिसाइल को क्या किया, पूरा खोजे, ठीक, कैसे कैसे काम कर रहा है उसके सब पार्ट्स, फिर उसको खोल के क्या कर दिए, बंद कर दिए, और फिर उससे सीख के क्या बनाए, अपना मिसाइल बनाए। ठीक है, इसलिए इसको जो मिसाइल है ना, इसी को बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक पर आधारित था। किस पे आधारित था, रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक पर आधारित था। समझ में आ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। आप किस चीज़ को पहले बनी है उस चीज़ को खोलते हो, फिर उसका डेवलपमेंट करते हो, उसी को बोलेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस योजना, ये भी योजना असफल हो गई। जो इंजन है उसकी कार्यप्रणाली को लोग समझ नहीं पाए। समझ में आ रहा है, इस कारण ये योजना भी क्या होगी, नहीं, भारत सरकार को क्या करनी पड़ी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इंजन की कार्यप्रणाली को नहीं समझ पाने के कारण सन 1980 में भी इस योजना को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, तो भारत की ये दोनों योजना क्या हो गई, ठीक है, वैलिएंट और डेविल। समझ में आ रहा है, दोनों योजना क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक, फिर DRDO ने अपनी एक नई योजना चालू की। समझ में आ रहा है, ये क्या पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। ठीक, भारत में मिसाइल कैसे बना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी आएंगे सब, पृथ्वी, त्रिशूल, ठीक, सब आएगा आगे उधर। ठीक है, ये मिटा दूं मैं। ठीक, अब यहाँ तो देखो ना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने बताया कि 2 प्रोग्राम चालू किए गए थे और दोनों क्या हो गए, असफल हो गए। ठीक, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद 1983 में, कब, 1983 में DRDO ने, ठीक, 1983 में DRDO ने क्या चालू किया, IGMDP प्रोग्राम की क्या किया है, शुरुआत की। IGMDP प्रोग्राम की क्या की है, शुरुआत की। ठीक, अब ये किस क्षेत्र में काम करता है, तो पहली बात तो ये है कि मिसाइल के डिजाइन तकनीक से लेकर अनुसंधान कार्यों तक। ठीक है, क्या बोला मैंने, मिसाइल के डिजाइन तकनीक से, मिसाइल के डिजाइन तकनीक से लेकर अनुसंधान कार्यों। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मिसाइल का डिजाइन करना था और मिसाइल के क्षेत्र में क्या करना था, अनुसंधान करना था। ठीक है, और मिसाइल का निर्माण करके उसका क्या करना, निर्माण व परीक्षण। ठीक है, निर्माण व परीक्षण तक के कार्यों की एक योजना थी। समझ में आ रहा है, निर्माण व परीक्षण तक के कार्यों की एक क्या थी, ये योजना थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, मिसाइल के डिजाइन तकनीक मतलब मिसाइल का डिजाइन बनाना, मिसाइल के क्षेत्र में अनुसंधान करना, फिर मिसाइल का निर्माण करके उसका क्या करना है, परीक्षण करना। इन सब कार्यों के लिए क्या चालू किया गया था, IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, इसके लिए उसने 3 आधार बनाए। समझ में आ रहा है कि मिसाइलों का विकास कैसे करेंगे, तो 3 आधार पर। एक तो उसने टारगेट किया रेंज, क्या किए, रेंज के आधार पर। आ रहा है समझ में, ठीक है, रेंज के आधार पर। दूसरे नंबर पे आएगा पेलोड के आधार पर। पेलोड क्या होता है समझते हो, पेलोड के क्या है, आधार पर। जब मिसाइल में कोई भी असला बारूद, ठीक, ये सब भरे रहते हैं ना, ठीक है, वो क्या है, पेलोड है। समझ में आ रहा है, जो बैलिस्टिकल मिसाइल जब भेजते हैं ना, वो ऐसे जाती है, ऐसे। ठीक है, ठीक, तो जो पेलोड है ना, अपना छोड़ते हुए जाते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक, जहाँ जहाँ पे उसको मिलता है, यहाँ छोड़ दूँ, यहाँ छोड़ दूँ। ठीक, समझ में आ रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो पेलोड, जबकि उसमें क्या होता है, पार्ट्स अलग नहीं होता, किसमें, क्रूज मिसाइल में, तो उसी में रहता है। इसमें पार्ट्स को वो छोड़ते हुए जाते हैं। क्लियर है। ठीक, अभी अग्नि 4 लॉन्च हुआ, ठीक, अभी कुछ समय पहले अग्नि 4 लॉन्च हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पेलोड रेंज के आधार पर, और क्या होगा, पेलोड के आधार पर, और उपयोग की जाने वाली ईंधन के आधार पर। किस रूप में, उपयोग की जाने वाली ईंधन के आधार पर। समझ में आ रहा है सबको, ठीक, कि 3 चीजों का आधार बनाए, रेंज के आधार पर, पेलोड के आधार पर, और उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर क्या करना है, मिसाइल तकनीक का विकास करना है, उस क्षेत्र में अनुसंधान करना है, उसका निर्माण करके परीक्षण करना है। ठीक, ये सब काम करने के लिए, ठीक, DRDO ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। कौन सा, IGMDP। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग, आप लोग का पूरा न्यूज़पेपर जो आता है ना, ठीक, मिसाइल से, वो सब समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो IG क्या है, पढ़े मैंने, IGMDP। अब इसी के तहत क्या किया भारत सरकार ने, आगे इधर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, भारत सरकार ने इसी के तहत 4 परियोजनाओं, क्लियर है, 4 परियोजनाओं पर जोर दिया। ठीक, अब इनमें से एक तो क्या था, भारत को ऐसा मिसाइल चाहिए था जो समुद्र में क्या करे, समुद्र और सतह दोनों पर क्या कर सके, दोनों पर मार कर सके।
ठीक है, समुद्र और सतह दोनों पर क्या कर सके, मार कर सके। ठीक, इसके लिए सतह से सतह, इसके लिए क्या किए, सतह सरफेस टू, समझ में आ रहा है ना, इसके लिए क्या किए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। कौन सी मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। कौन सी लॉन्च कर दी है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जिसका क्या नाम दिया गया, पृथ्वी। क्या नाम दिया गया इस मिसाइल का, पृथ्वी। समझ में आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले कौन सी आई, पृथ्वी। आ गया समझ में, ठीक। अब ये तो हो गया क्या, समुद्र में भी मार कर सकता था, सतह में भी मार कर सकता था, ठीक। अब हम लोग को एक मिसाइल और चाहिए था, ठीक, जो मध्यम रेंज वाली, मध्यम रेंज वाली क्या करें, सतह से हवा में मार करें। ठीक है, कहां करें, सतह से हवा में मार करने वाली। तो सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल थी, सरफेस टू, क्या होगा, ठीक है, सरफेस टू एयर, है ना, सरफेस टू एयर। तो सरफेस टू एयर मिसाइल जो कम दूरी की थी, है ना, मध्यम रेंज वाली थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, मध्यम रेंज वाली जो है, ठीक, इसका नाम दिया गया, क्या नाम रखी थी इसका, आकाश। क्या नाम रखी इसका, आकाश, ठीक। समझ में आ रहा है, ठीक। इसके बाद पूर्णतः सतह से हवा में मार करने वाली एक और मिसाइल है, जो सतह से क्या करता है, हवा में मार करता है, मतलब सरफेस टू क्या है, सरफेस टू एयर। इसका नाम दिया गया त्रिशूल। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक मीडियम रेंज वाली है और एक, ठीक, एक सरफेस टू एयर है जिसका नाम क्या है, त्रिशूल। समझ में आ रहा है, आकाश हो गया और क्या हो गया, त्रिशूल हो गया ना, पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल। ठीक, अब यहां तक तो हो गया, ये मिटा दो, ठीक। अब यहां तक हो गया, अब ऐसी मिसाइल भी चाहिए थे, ठीक है, जो टैंकों को क्या कर सके, ध्वस्त कर सके, ना, टैंक को भी मारना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ऐसी मिसाइल का विकास करना था जो टैंकों को क्या कर सके, नष्ट कर सके, जो टैंकों को क्या कर सके, नष्ट कर सके। तो टैंकों को नष्ट करने के लिए एक कौन सी मिसाइल आई, नाग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, तो एक बार पूछा है, ठीक है, RI पटवारी के एग्जाम में पूछा था किसी एग्जाम में कि नाग क्या है। ठीक है, तो एक प्रकार का सांप है, ठीक है, तो नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। इसके बाद एक और मिसाइल का विकास किया गया जिसका क्या नाम दिया गया, अग्नि। क्या नाम दिया उसको, अग्नि। जो कैसा मिसाइल है, ये एक बैलिस्टिक, कैसा मिसाइल है, अग्नि कैसा मिसाइल है पूछेगा तो बैलिस्टिक मिसाइल है। समझ में आ रहा है, ठीक, बैलिस्टिक मिसाइल है। और क्या बताया गया, बैलिस्टिकल मिसाइल वायुमंडल से अंतरिक्ष में जाता है, फिर अंतरिक्ष से क्या करता है, फिर वायुमंडल में आता है। समझ में आ रहा है, हो गया, ठीक। ये याद करने का एक ट्रिक बताया था मैंने शुरू क्लास में, क्या बताया था, ठीक है, तुम लोग घबरा गए थे, ठीक, अब देख लो, ठीक है, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। ठीक, समझ में आ गया, हो गया ना, ठीक है। और डिटेल में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये जो और डिटेल में हम लोग को पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो हम लोग एक अलग से क्लास रखेंगे जिसमें पूरा मिसाइल का, मैं पूरा इसका, फिर इसका नौसेना संस्करण, वायुसेना संस्करण पूरा पढ़ना है और क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 1-1.5 घंटा 2 घंटे क्लास होगी, तो कभी और बीच में रख लेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो इसमें आगे, ये समझ में आया कि नहीं पूरा प्रोग्राम, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि अभी हाल ही में अग्नि 4 मिसाइल क्या किया गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग दोगे अग्नि 4। टाइम कितना हो गया, 12, ठीक। अग्नि 4 क्या है, मिसाइल, ठीक। अग्नि 4 मिसाइल क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक। तो इसका डेट याद रखोगे आप, 6 जून 2000 क्या है, 22, 6 जून 2022 को क्या हुआ है, ठीक, लॉन्च हुआ है। कौन किया है, DRDO द्वारा, ठीक है। कहां से हुआ है, कौन किया है, तो DRDO कहां से हुआ है, ठीक। तो उड़ीसा के कौन सा तट है, हाँ, चांदीपुर स्थित कौन सा द्वीप था, हाँ, विल्हर द्वीप। विल्हर द्वीप किसी का क्या नाम है, अभी क्या नाम रखे हैं, APJ
अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, इसी का क्या नाम रखे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, हो गया। लेकिन इस मिसाइल का केवल परीक्षण किया गया है, अभी ये भारतीय सेना में शामिल नहीं हुआ है। ठीक, अग्नि का जो 5 संस्करण चलता है, समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो उसका रेंज पहले वाले का 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे रेंज में हम लोग जब पूरा डिटेल क्लास रखेंगे उसमें पूरा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी केवल क्या याद रखोगे कि अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण हुआ है कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप समूह। ठीक, वहीं पे स्थित है ना। इसके बाद दूसरा जो मिसाइल आया था पृथ्वी 2 मिसाइल। दूसरा जो मिसाइल आया है वो कौन सा मिसाइल है? पृथ्वी 2 मिसाइल। ये कब लॉन्च हुआ? 15 जून 2022। 15 जून 2022 को ये भी सेम कौन किया इसको? डीआरडीओ ने। कहाँ से किया है? तो चांदीपुर स्थित कौन सा द्वीप? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, समझ में आ रहा है? डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी ना, याद रखोगे। ठीक है, अब इसके जो देखो जो पृथ्वी था, मैंने क्या बताया? पृथ्वी कैसा मिसाइल है? अभी पढ़े ना, सतह से सतह पर मार करने वाला। आ रहे ना समझ में? तो सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। अब इसके बाद इसका जो रेंज है, पृथ्वी 2 मिसाइल का जो रेंज है वो कितना है? तो पृथ्वी 2 मिसाइल का जो रेंज है वो कितना है? 250 किलोमीटर। कितना है? पृथ्वी 2 मिसाइल का रेंज कितना बता रहा हूँ? 250 किलोमीटर। याद रहेगा इतना? कठिन लग रहा है क्या? इजी है ना पूरा? ठीक, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए करंट अफेयर पढ़ने के लिए। आपका बेस क्लियर नहीं है तो करंट अफेयर का कोई वजूद नहीं है। ठीक, सब भूल जाओगे। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक और है, मिटा दूँ ना? ठीक, एक और बताया था BLSRSAM, है ना? अभी पढ़े थे ना SRSM? ठीक है, अभी पढ़े थे ना हम लोग। ठीक, तो BL क्या बोला मैं? SRSM। ठीक, तो BL का मतलब होता है वर्टिकल। BL वर्टिकल लॉन्च, फुल फॉर्म लिख रहा हूँ ना मैं। ठीक है, वर्टिकल, अरे BL बेटा। ठीक है, वर्टिकल लॉन्च, आगे समझ में? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज। और क्या होगा आगे? सरफेस टू एयर मिसाइल। आया समझ में? ठीक, सरफेस टू क्या है? एयर मिसाइल है। ठीक है, इसको भी कहाँ से प्रक्षेपण किया? प्रक्षेपित किया गया, छोड़ा गया है तो चांदीपुर उड़ीसा से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है तो याद रखोगे। आगे उधर पीछे। ठीक है, 3 ठो मिसाइल पढ़े अपन, है ना? कौन कौन सा पढ़े? अग्नि 4, पृथ्वी 2 और BLSR। ठीक, SAM। ठीक है, अब इसके बाद एक और है, हो गया? मिटा दो ना। इसके बाद है अभ्यास। क्या है? अभ्यास। तो ये अभ्यास क्या है? ठीक है, आगे देखेंगे कि अभ्यास क्या है। तो अभ्यास क्या है? एक छोटा सा वाहन है, यहाँ एक छोटा वाहन है। ठीक है, अब इस अभ्यास का क्या काम है? तो ये क्या है? एक छोटा वाहन है। ठीक है, जब हम लोग कोई भी मिसाइल का परीक्षण करते हैं ना, तो जब मिसाइल का परीक्षण करते हैं तो उसमें एक टारगेट सेट करते हैं। ठीक, तो मिसाइल परीक्षण के दौरान इसका क्या करते हैं हम लोग? टारगेट करते हैं। उस वाहन को क्या बोलेंगे? अभ्यास। ठीक है, तो इसमें लिखो कि ये एक छोटा सा वाहन है जो मिसाइल परीक्षण के दौरान मिसाइल का टारगेट बनता है। जो मिसाइल परीक्षण के दौरान मिसाइल का टारगेट बनता है। ठीक, इसे एक और नाम दिया गया है, इसका नाम याद रखोगे, हीट। और क्या नाम से जानते हैं इसको? हीट। ठीक, और क्या नाम से जानते हैं इसको? हीट।
ठीक है, हीट का फुल फॉर्म याद रखोगे। ठीक है, हीट का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट इसका नाम है। ठीक, इसका क्या नाम से जानते हैं? और हीट। समझ में आ रहा है? जब मिसाइल परीक्षण करते हैं तो मिसाइल परीक्षण के दौरान ये वाहन क्या होता है? मिसाइल का टारगेट बनता है, उसी को क्या नाम दिए हैं? अभ्यास। हो गया, समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद एक और न्यूज़ है, PSLV C-53। ठीक, क्या बता रहे हैं मैं? PSLV C-53 ऊपर लिखता हूं ना, PSLV C-53। ठीक, PSLV C-53, PSLV का पूरा फॉर्म पता है ना? ठीक है, पोलर, लिख लोगे ना, लिख लो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, क्या नाम है इसका? ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझ में आ रहा है? अब देखो, इसरो के PSLV C-53 के जरिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अभी हम लोग अंतरिक्ष वाला एक क्लास रखेंगे जब मैं पूरा बताऊंगा कैसे कैसे अंतरिक्ष आया। ठीक है, मतलब ये सब यान कैसे बने। ठीक है, SLV, PSLV, GSLV, इसरो बेटा, इसरो क्या उल्टा लिख दिया? इसरो के PSLV C क्या बोला मैं? 53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रह भेजे गए। कहाँ के भेजे गए हैं? सिंगापुर के 3 उपग्रह भेजे गए। कितने उपग्रह भेजे गए हैं? 3। ये याद रखो, किस कंट्री के भेजे गए पूछेगा तो। ठीक, PSLV C-53 मिशन के तहत, ठीक है ना, इस उपग्रह के माध्यम से कौन से किस देश के भेजे गए पूछेगा तो सिंगापुर के 3 उपग्रह भेजे गए। क्लियर है? सिंगापुर के 3 उपग्रह भेजे गए और ये उपग्रह जो है निचली कक्षा में स्थित है। कहाँ पे? निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक, निचली कक्षा में मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो। समझ में आ रहा है? कहाँ किए गए हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट लियो, मियो और जियो, 3 होते हैं, 3 ऑर्बिट होते हैं। क्लियर है? 3 कक्षा है अंतरिक्ष को भेजने के लिए, सॉरी यान को भेजने के लिए अंतरिक्ष में। ठीक है, उपग्रह स्थापित करने के लिए 3 कक्षा है, एक लियो होता है, एक मियो होता है और एक जियो होता है। तो लियो क्या है? ठीक, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब ये लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है? ठीक, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है पृथ्वी की सतह से, कहाँ से? पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से, कहाँ से? 160 किलोमीटर से लेकर, ठीक है, 2000 किलोमीटर की परिधि को क्या बोलते हैं हम लोग? लियो। पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की परिधि को क्या बोलोगे? लियो बोलोगे। और लियो में जिस प्रकार के उपग्रह को भेजा जाते हैं, किस प्रकार के उपग्रह भेजे जाते हैं? एक मौसम संबंधी जानकारी वाले जितने भी उपग्रह होंगे वो कहाँ स्थापित करे जाएंगे? लियो में। इसके अलावा अगर हम किसी की निगरानी करना है, निगरानी के लिए किस प्रकार के उपग्रह भेजते हैं? जासूसी उपग्रह। ठीक है, तो जासूसी करने के लिए जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो कहाँ भेजे जाते हैं? लियो में स्थापित किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो 2 टाइप के उपग्रह हैं, एक मौसम संबंधी और एक जासूसी। ठीक, लियो, इसके बाद मियो, फिर उसके बाद जियो। ठीक है, जियो में क्या करते हैं? संचार उपग्रह को भेजते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, और मियो में भेजते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह। समझ में? रिमोट सेंसिंग उपग्रह। समझ में आ रहा है? ठीक, ये हो गया। अब ये देखो, इसके बारे में देखो आगे कि निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। और ये अभी पढ़े थे ना एक संस्था, कौन सा संस्था पढ़े थे? न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। ठीक है, क्या नाम था उसका पूरा संस्था का? NS, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड था ना। NSIL पढ़े थे ना अभी GSET 24 में। ठीक है, तो NSIL का ये दूसरा, NSIL का क्या है? दूसरा, NSIL का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। अभी मैं NSIL को बताता हूँ, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, क्या चीज़ है समझ में आ जाएगा। ठीक,
क्या लिखे हैं इसमें कि NSIL का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन था, ठीक है। इसको कहां से भेजा गया था? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से। इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के अध्यक्ष खोज के लाना कल, ठीक है। नया बने, कौन से नंबर के बने, कौन बना है, ठीक है। इसरो के चेयरमैन, ठीक। कहां से किया गया इसको लॉन्च? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से। आ रहा है समझ में ना? श्रीहरिकोटा से क्या किया गया है, ठीक, भेजा गया है। अब जो NSIL है इसका जो ये कौन सा मिशन था? दूसरा मिशन था। तो पहला मिशन कौन सा? तो पहला समर्पित मिशन इसका था, पहला समर्पित मिशन जिसका नाम क्या था? PSLV, ठीक। इसका नाम था PSLV C51, ठीक। PSLV 51 इसका पहला है ना वाणिज्यिक मिशन था, ठीक है, समर्पित वाणिज्यिक मिशन। और दूसरा वाला कौन सा है? PSLV C53। अभी हम लोग देखते हैं कि NSIL है क्या, ठीक। अभी यहां तक लिखें, हो गया। अब ये सिंगापुर के जो 3 उपग्रह भेजे गए ना, ठीक है, श्रीहरिकोटा से भेजे गए हैं और ये 3 उपग्रह भेजे गए। कितने उपग्रह? 3 उपग्रह भेजे गए। तो 3 का नाम क्या गया है, क्या क्या नाम है ये पूछ सकता है, ठीक है। तो एक का नाम है DSEO, क्या नाम है? DSEO। और एक का नाम है न्यूसार, क्या नाम है? न्यूसार, ठीक। और एक का नाम क्या था? स्क्रूब 1, क्या नाम बताया? स्क्रब है कि स्क्रूब है, ठीक है, स्क्रूब 1 है। DSEG है ना, EO, न्यूसर और क्या बोला? स्कूब 1। ये 3 उपग्रह भेजे गए कहां से, ठीक। PSLV C53 कहां के तीनों? सिंगापुर। आया समझ में सबको? आ गया ना? कठिन लग रहा है क्या? कठिन नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना। अभी इसके बाद हम लोग एक और देखते हैं, बस उसके बाद खत्म क्लास, ठीक है। एक टॉपिक और है बस, फिर उसके बाद खत्म होगा, है ना। कहाँ रखे, ठीक। इससे पहले एक ये देख लेते हैं NSIL क्या है। मिटा दूं? सबका हो गया ना? टाइम कितना हो गया? ठीक है, एक टॉपिक हो जाएगा फिर खत्म हो जाएगा ना। अब इसमें देखो आगे NSIL क्या देखेंगे? यही है ना, NSIL। क्या बताइए इसका फुल फॉर्म? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये क्या है, ठीक है। ठीक, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? तो इसको देखो, इसमें जो है इसकी जो स्थापना है 2019 में, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई है। कब की गई है? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2019 में की गई है, ठीक। और यह इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। क्या है ये? इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है, ठीक है। न्यू NSIL क्या है पूछेगा तो इसरो की क्या है? एक वाणिज्यिक शाखा है। और वाणिज्यिक शाखा है दूसरे नंबर की, ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरे नंबर की वाणिज्यिक शाखा। इससे पहले भी एक वाणिज्यिक शाखा थी, है, ठीक है, जिसका पहले वाले का क्या नाम है? एंट्रिक्स, ठीक है। पहली वाणिज्यिक शाखा उसका क्या नाम बताया मैंने? एंट्रिक्स, ठीक है, एंट्रिक्स। पहली वाणिज्यिक शाखा क्या है? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन है इसका पूरा नाम, ठीक है। ये इसरो की पहली वाणिज्यिक शाखा थी, ठीक है। जबकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? दूसरी वाणिज्यिक शाखा है, ठीक है। इसकी जो ये है ना, ये कब शामिल हुआ था? तो 1992 में, 1992 में, याद रखोगे, ठीक है। 1992 में विदेशी उपग्रह के, है ना, क्या बोलते हैं, विदेशी उपग्रह के वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए, समझ में, इसको वो किया गया था, इसको बनाया गया था पहली वाणिज्यिक शाखा। तो याद रखोगे कि पहली वाणिज्यिक शाखा कौन थी? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। और दूसरी कौन सी है? इसरो की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। समझ में आ रहा है ना? ठीक। अब इसको क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया गया है? ठीक, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में
अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो द्वारा की गई अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो द्वारा की गई, लिखो, इसरो द्वारा की गई, नींद आ रहा है बेटा, सो जाओ, ठीक। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियों के वैश्विक उपयोग हेतु, ठीक है। क्या बोला मैंने? अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियों के वैश्विक उपयोग के लिए, है ना, कमर्शियल यूज के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना क्यों की गई? अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियों के वैश्विक उपयोग हेतु। समझ में आ रहा है? ठीक। अब इसके NSIL के उद्देश्य क्या है? ठीक, इसका उद्देश्य पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसका एक उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत, लिखो इसमें एक तरफ, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत एक तरफ लिखना, ठीक है, दो उद्देश्य बता रहा हूं, ठीक। एक तरफ लिखोगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत वैश्विक ग्राहकों को उत्कृष्ट उत्पाद या सेवा उपलब्ध कराना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत वैश्विक ग्राहकों को, मतलब विश्व में जो ग्राहक आएंगे हमारे यहाँ, ठीक, वो हो गया क्या? वैश्विक ग्राहक को उत्कृष्ट उत्पाद व क्या करना? सेवा उपलब्ध कराना। ठीक, वैश्विक ग्राहकों को उत्कृष्ट उत्पाद व सेवा उपलब्ध कराना, पहला उद्देश्य। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा उद्देश्य है, इधर लिखोगे, ठीक है, दूसरा उद्देश्य लिखोगे कि अंतरिक्ष संबंधी, ऐसे लिखो, अंतरिक्ष संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से, अंतरिक्ष संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से भारतीय उद्योग को बढ़ावा देना। अंतरिक्ष संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये हमारा हो गया NSIL। समझ में आना? तो एक वाणिज्यिक शाखा है जो इसरो के लिए काम करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। अब एक टॉपिक और है, बस फिर एंड करेंगे ना। ठीक, इसके बाद है एक उच्च शैक्षणिक संस्थान की एक रैंकिंग जारी हुई है। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग जारी हुई है। ठीक, तो हेडिंग रहेगा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको कौन जारी करता है? ठीक है, तो इसको एक QS, क्या नाम है? QS, इसका पूरा नाम होता है, ठीक, क्या बताया था? क्वाइकरली साइमन। ठीक, स्पेलिंग लिख रहा हूं थोड़ा, क्वाइकरली ठीक है, डबल L, क्वाइकरली साइमंड्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? क्वाइकरली साइमंड्स। ठीक है, ये एक ब्रिटेन, कहाँ की संस्था है? ये ब्रिटेन की संस्था है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है, स्थापना कब हुआ था? तो 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ? 1990 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में। ये क्या काम करता है? विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करता है। क्या करता है ये? विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करता है। कौन से विश्वविद्यालय के? उच्च शिक्षा से संबंधित। ठीक है, उच्च शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालयों की क्या करता है ये? रैंकिंग जारी करता है। कौन?
क्वैकरली साइमंड। ठीक, कहाँ की संस्था है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब इसके आगे कंटिन्यू करना है। तो ये जब रैंकिंग जारी किया है तो ये विश्व के 1500, कितना? विश्व के 1500 संस्थानों है ना, संस्थाओं मतलब शैक्षणिक संस्थाओं की बात कर रहा हूँ ना मैं, क्लियर है? विश्व के 1500 संस्थाओं में भारत के 41 संस्थाओं को शामिल किया गया है। कितने किया गया है? 41। ठीक है, विश्व के 1500 संस्थाओं में भारत के 41 संस्थाओं को क्या किया गया है? शामिल किया गया। विश्व के 1500 संस्थाओं में भारत के 41 संस्थाओं को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया है। समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर है? 1500 में कितने शामिल हैं? ठीक, अब इस 41 शामिल है, लेकिन टॉप 200 में कितने में? टॉप 200 में दिख रहा है नीचे यहां तक? ठीक, क्लियर है? टॉप 200 में 3 संस्थाओं को शामिल किया गया है। क्लियर है? टॉप 200 में भारत के 3 संस्थान हैं। भारत के 3 संस्थान हैं। ठीक, तो किसको किसको शामिल किया गया? IISc बेंगलुरु, लिख लोगे ना? ठीक, पता है कि नहीं पता? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS है ना, IISc बेंगलुरु। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसको शामिल किया गया है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे शामिल किया गया IIT बॉम्बे को। ठीक, IIT बॉम्बे शामिल है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, IISc बेंगलुरु शामिल है, दूसरे नंबर पे IIT बॉम्बे शामिल है, और मतलब दूसरा नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब भारत का दूसरा है। समझ में आ रहा है? हालांकि उसका 155वां रैंक है। ठीक, इसके बाद IIT मद्रास, नहीं सॉरी, इसमें IIT दिल्ली शामिल है। क्या शामिल है? ठीक, तो टॉप 200 में कौन शामिल है? IISc बेंगलुरु, ठीक, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। हो गया? ठीक, अब ये जो रैंकिंग जारी किया है ना, ये कौन से नंबर का है? तो ये याद रखोगे 19वां रैंकिंग है। कौन से नंबर का है ये? 19वां रैंकिंग जारी किया है। ठीक, और कौन से ईयर के लिए जारी किया है? तो 2023 के लिए। ये रैंकिंग किसके लिए है? 2023 के लिए। लेकिन जारी कब किया गया है? जून 2022 को क्या हुआ है? जारी हुआ। हो गया? समझ में आया? ठीक, टोटल 1500 संस्थाओं को शामिल किया था, जिसमें भारत के 41 शामिल है। ठीक, लेकिन टॉप 200 में कितने हैं? केवल 3 हैं, IISc बेंगलोर, IIT बॉम्बे और क्या है? IIT दिल्ली। ठीक, अब इसके बाद यह है कि भारत के, ये हो गया ना, इधर पे लिखोगे ना, नहीं दिख रहा ना, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी में उधर लिखोगे। ठीक, तो भारत के शीर्ष 3 संस्थान कौन से हैं? भारत के शीर्ष 3 संस्थान, ठीक है, भारत के शीर्ष 3 संस्थान में किसको किसको शामिल किया गया है? तो भारत के शीर्ष 3 संस्थानों में शामिल है, एक संस्थान है पहला IIT मद्रास, IIT मद्रास। ठीक, समझ में आ रहा है ना? भारत के 3 संस्थान कौन से हैं? ठीक, तो पहला क्या बताया? ठीक, मतलब भारत के शीर्ष नहीं यार, शीर्ष 10 संस्थान को ना, ऐसे याद रखो। भारत के टॉप 10 में पहला स्थान किसका है? IIT मद्रास का। फिर दूसरे नंबर पे है IIT कानपुर का, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? IIT खड़गपुर, सुने हो नाम? IIT खड़गपुर, क्लियर है? ठीक, ये याद रखना है आपको। ठीक, यहाँ तक क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 1:12। ठीक, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो कब होगा? सैटरडे, ठीक है।